मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं हूं आपका सोशल साइंस फैकल्टी। आई वेलकम यू ऑल इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW। इन प्रीवियस लेक्चर हमने फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस किया था और वहां पर हमने पढ़ा था फेडरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग क्या होता है, फेडरलिज्म के और यूनिटरी फीचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की क्लास में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको समझाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास और स्टार्ट करते हैं अपने एक रिवीजन के साथ कि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमने फिर उसके बाद देखा था कि यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने बात की थी कि की फीचर्स एंड इट्स टाइप, कि फेडरलिज्म की क्या क्या की फीचर्स हैं और हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमने फेडरलिज्म के मीनिंग के बारे में समझा था। तो क्या होता है फेडरलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फेडरलिज्म। तो बेसिकली हमने देखा था कि जो पावर का डिवीजन है, पावर का शेयरिंग है, बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर पावर शेयर की जाती है किसके बीच में, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेशनल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में पावर शेयर की जाती है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। दैट इज द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। और फिर हमने देखा था कि जो फेडरलिज्म में नेशनल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट भी कहते हैं, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसका काम होता है नेशनल इश्यूज, नेशनल इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेने का काम होता है। और हमने देखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका काम होता है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। फिर हमने यहां पर पढ़ा था कि फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बेस्ड ऑन द पावर शेयरिंग, बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर, हमने देखा था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली वी हैव ओनली वन टीयर ऑफ द गवर्नमेंट। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं फेडरल में, जहां पर हमें टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलती है। बेसिकली यहां पर अगर मैं बात करूं यूनिटरी में, तो यहाँ पर जो नेशनल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सो बेसिकली दे आर द सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो आंसरेबल to the national government and the national government can pass the order to the state government also। but वहीं पर यूनिटरी में ऐसा नहीं होता है। यूनिटरी में क्या होता है कि सेंटर इज ऑल्सो इक्वल टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही गवर्नमेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों ही इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पावर को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पढ़ी थी क्या बेटा, कि यहाँ पर कौन कौन से इसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो हमने फेडरलिज्म के की फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर किए थे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि फेडरलिज्म के क्या क्या की फीचर्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। आप लोग घर पे रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो यार, एनसीईआरटी पे ही आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे फोकस करना है। अगर आप आज की लेक्चर में आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और यहां पर हम आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या क्या की फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, तो सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहां पर वन और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि यहां पर डिफरेंट जो गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है और साथ ही साथ में यहाँ पे इनके जुरिस्डिक्शंस
क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आपसे कि जुरिस्डिक्शंस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन का मतलब हमने पढ़ा था कि बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया एंड द सब्जेक्ट मैटर, इसको हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन इज बेसिकली द जियोग्राफिकल एरिया होता है और सब्जेक्ट मैटर्स होता है। ये मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था। देन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो पावर्स होती हैं, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का सोर्स ऑफ पावर होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि आपकी पावर क्या क्या होंगी। और अगर कभी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो यहाँ पर कोर्ट जो होता है, जुडिशरी जो होती है, वो एक्ट एज अ एम्पायर की तरह काम करता है। ठीक है, तो कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने का काम जुडिशरी का होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करके भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसका क्या मतलब होगा, उसकी क्या उसको उसका वर्ड का क्या इंटरप्रिटेशन होगा, क्या मतलब होगा, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, और बेसिकली हमने यहाँ पर ये भी चीज़ें देखी थी कि जो सोर्स ऑफ पावर है, जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, जो मनी का सोर्स है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सेंटर का क्या सोर्स ऑफ मनी होगा, स्टेट का क्या सोर्स ऑफ मनी होगा। ये बेसिक सी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इस स्लाइड को बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो फेडरलिज्म है, यहाँ पर बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो बताओ क्या कारण है, बताओ, सोचो ज़रा, रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या हमने पढ़ा था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। हमने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। कौन कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, बताओ। पहला हमने पढ़ा था कि सर यहाँ पर मेन कारण है ये होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि बेसिकली यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, है ना, ये कंट्रीज आपस में एक साथ रहें, और एक साथ रहेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर उनकी जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहेगी, वो बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, तो अगर आप अकेले रहते हो, अगर आप एक यूनिक कंट्री बन के रहते हो, अगर आप छोटे से देश बन के रहते हो, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर एनी अदर कंट्री टू influence your decision making powers, to affect your integrity। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इस कारण से ये छोटे छोटे जो देश होते हैं ये एक साथ आते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर एक अपनी पावर्स को डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, ताकि ये एक आराम से एक संगठित तरीके से रह सके। दूसरा कारण क्या होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि यार देखो जो कंट्रीज़ है ना, उस कंट्री में ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्म तरीके से लोग एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ देयर कास्ट। ठीक है, तो इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को एक साथ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पावर्स को डिवाइड करना, पावर्स को शेयर करना। अगर आप पावर्स को डिवाइड और शेयर नहीं करते तो हो सकता है कि ये जो कम्युनिटी है आपस में रहने से मना कर दे। ठीक है, तो ये आपस में रहने से इनकार कर दें, तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, इस कारण से हम यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन द ट्विन प्रिंसिपल्स। ये किस प्रिंसिपल्स पे बेसिस है बेटा, 2 प्रिंसिपल्स पर बेसिस है। पहला कौन सा है, दैट इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट, और दूसरा कौन सा है, एग्रीमेंट। ठीक है, तो एक ट्रस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रस्ट और एग्रीमेंट दोनों ही फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की कहानी हमने डिस्कस कर लिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, और आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो इधर देखो बच्चों, अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करूं तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे टाइप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो समझो इस चीज को कि टाइप्स में क्या होता है,
टाइप ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या टाइप होता है? देखो, किसी भी कंट्री को अगर एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनानी है, किसी भी कंट्री को अगर एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनानी है, तो उसके पास बेसिकली बेटा दो रास्ते होते हैं। तो उस कंट्री के पास बेसिकली यहाँ पर दो रास्ते होते हैं, ठीक है, दो रूट्स, दो तरीके से कोई भी कंट्री एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सकती है। कौन से वो दो रास्ते हैं? देखो भैया, सबसे पहला जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड एज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बेटा? दैट इज कॉल्ड एज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या इसको कहते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या कहते हैं इसको? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है सर। और दूसरा जो तरीका है वो कौन सा बेटा? दूसरा जो तरीका है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बेटा? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझिएगा, है ना। इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके बीच में क्या बेसिकली क्या रीजन क्या होता है, ये सारी चीजें इत्मीनान से आराम से इसको हम समझते हैं। देखो, कमिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कमिंग? तो जहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्रीज आपस में मिल करके एक होती हैं, ठीक है। और होल्डिंग में क्या होता है? पकड़ के रखना। होल्ड मतलब पकड़ के रखना, कम मतलब कि एक साथ लोग मिलकर के आते हैं, ठीक है। तो वहीं पर कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहां पर मैनी स्मॉल कंट्रीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर कंट्री और द बिगर यूनिट्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा यहां पर? मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेसिकली यहां पर क्या होता है? मैनी स्मॉल कंट्रीज, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट state come together, small independent state come together to form the bigger units। क्या होता है बेटा? to form the bigger units। क्या करते हैं बेटा? ये छोटी छोटी कंट्री, छोटू कंट्री क्या करते हैं? ये एक साथ आते हैं और एक साथ आकर के क्या करते हैं? एक बिगर यूनिट्स बनाते हैं, एक बिग नेशंस बनाते हैं, ठीक है। अब इसका कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है? इसका कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है क्या? बताओ क्या है इसका एग्जाम्पल? भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वाई वी कॉल इट एज यूनाइटेड स्टेट्स। हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स क्यों कहते हैं? बताओ क्यों कहते हैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स का ही मतलब होता है कि यहाँ पर छोटी छोटी 50 कंट्री आपस में एक होकर के एक बिगर कंट्री बनाती हैं, जिसको कहते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है सर। और इसमें क्या फीचर आपको देखने को मिलता है? तो बेसिकली इस चीज़ को याद रखना, इसके पीछे का रीज़न क्या है, थोड़ा सा इसके रीज़न पे जानते हैं। यार ऐसा क्यों होता है कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये एक साथ मिल करके एक बिगर कंट्रीज़ क्यों बनाती हैं? उसके पीछे का अगर आप बेटा रीज़न देखोगे, अगर आप रीज़न देखोगे तो रीज़न सिंपल सा है बेटा, टू सेव गार्ड देयर सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने देश के सॉवरेनिटी के लिए ये कंट्रीज आपस में एक होकर के एक बिगर कंट्रीज बनाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर कोई छोटी सी कंट्री है तो उसको हराना, उसको डिफीट करना वॉर में काफ़ी आसान होता है। और कई बार ऐसा होता है कि छोटी कंट्रीज को बड़ी कंट्रीज अपने कंट्रीज में मर्ज कर लेती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, इस कारण से यहाँ पर टू मेंटेन या फिर टू safeguard security and sovereignty, ठीक है। या फिर मैं कह लूं टू प्रमोट द यूनिटी, ठीक है, टू प्रमोट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। अब देखो दैट इज अ बेसिक सा रीजन जो हमें यहाँ पर समझ में आ गया। नाउ कम टू द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो बड़ा कंट्री है, बिग कंट्रीज हैं, वो क्या करती है? वो पावर्स को डिवाइड करती है बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स,
ठीक है। तो यहां पर बिगर कंट्री जो होती है, बिगर कंट्री देखो क्या होता है बेटा कि जो बिगर कंट्री होती है, ठीक है, बिगर कंट्री divides its power between various constituent यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो बिगर कंट्री होती है वो अपने पावर्स को डिवाइड करती है, शेयर करती है अमंग द डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स और द स्मॉल कंट्रीज। ऐसा वो क्यों करती है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। क्या है रीज़न इसके पीछे, बताओ भैया क्या रीज़न है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। पहला रीज़न है बेटा कि टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली यार सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर इतना बड़ा कंट्री है, अगर वहाँ पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी एक पर आ जाएगी, किसी एक यूनिट पर आएगी, तो क्या देश स्मूथली और पीसफुल तरीके से चल सकता है? ऑब्वियसली नहीं चल सकता। और दूसरा कारण क्या है कि यार इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद अगर सारी की सारी पावर किसी एक हाथ में, किसी एक यूनिट के पास कंसंट्रेटेड होगी, तो ऑब्वियसली वहां पर वॉर होंगे, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बनेगी, ठीक है। तो कोई भी कंट्री अगर बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द पावर, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि पावर को आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पर टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, है ना। यहां पर रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए पावर्स को शेयर किया जाता है, ठीक है। इसका बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल है बेटा, कौन है बताओ मुझे, कहाँ रहते हो आप, किस देश में रहते हो आप, ठीक है, भारत देश में रहते हो, यस। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्री है होल्डिंग टुगेदर मॉडल का, वो है बेटा इंडिया। तो हमें इंडिया में बेसिकली होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलता है, ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये जाहिर सी बात है, इंडिया इतना ज़्यादा डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ वर्क, तो डिफरेंट डाइवर्सिटी कल्चर, है ना, देखने के कारण हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो यार, दो तीन चीजें और यहाँ पे समझ लो कि बेसिकली कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, तो उसके और भी सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। बताओ सर क्या फॉर्मूला है? देखो भैया, फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ क्या फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कहीं से पढ़ा या फिर कुछ भी देखा पढ़ा, बेटा ये फॉर्मूला मैंने बनाया। क्या फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला है, थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, कोई बढ़िया सा ले लेते हैं बेटा, वाइट कलर ले लेते हैं। देखो क्या फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। सबसे पहला फॉर्मूला है कि सेंटर इज इक्वल टू स्टेट, सेंटर इज इक्वल टू स्टेट, ठीक है, प्लस स्टेट 1 इक्वल टू स्टेट 2 इक्वल टू स्टेट 3। क्या बोला मैंने कि सेंटर स्टेट के बराबर होता है और स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैंने कि सेंटर इज इक्वल टू द स्टेट, मतलब कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इक्वल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और वहीं पर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ भी इक्वल होता है। एक स्टेट के पास ज़्यादा पावर नहीं होती और किसी दूसरे स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो एवरी स्टेट इज इक्वल in the coming together federation, but it is opposite to the holding together federation। क्या है बेटा यहाँ पर, क्या अपोजिट है? देखो
बेसिकली क्या देखने को हमें मिलता है यहाँ पर कि जो सेंटर गवर्नमेंट है इट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना, सेंटर गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट वन इज नॉट इक्वल टू द स्टेट टू। मार्क माई वर्ड्स, स्टेट वन इज नॉट इक्वल टू द स्टेट टू। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में हमें सेंटर गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वन इज नॉट इक्वल टू द स्टेट टू। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या सारी चीज़ें, वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा, बट ये बेसिक सी चीज़ें आपको कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में याद रखना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा स्लाइड में पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हमने बात किया कि क्या होता है, क्या होता है बताओ। तो देयर आर टू काइंड्स और द रूट्स दैट थ्रू विच द फेडरेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड। दो तरीके से फेडरेशन बन सकता है। पहला मॉडल है बेटा कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो पहला क्या बेटा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इधर देखो भैया, कीवर्ड्स पे फोकस करो। सोशल साइंस में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो विदाउट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। तो रटना नहीं है, समझना है। तो बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेट। ठीक है, और इंटीग्रेट हो करके ये क्या बनाते हैं, एक बिगर यूनिट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, याद करो, बिगर यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसा वो क्यों करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन देयर सॉवरेनिटी एंड द सिक्योरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अकेले तुम गए कहीं, है ना, और अकेले देख करके 4-6 लड़के तुम्हें पकड़ लिए तो क्या होगा, तुम्हें कूट देंगे। ठीक है, अगली बार से तुम अकेले रहोगे, नहीं रहोगे, तुम बोलोगे अपने दोस्त को भाई चल, हाँ साथ में। तो सिंपल सी बात है यार, अकेले अगर आप रहोगे तो पीट दिए जाते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नाटो जैसे अलायंसेस होती है। देख रहे हो ना, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है कितने सालों से। क्यों चल रहा है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर यूक्रेन नहीं चाहता था, रशिया नहीं चाहता था यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे। और नाटो क्या है बेटा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि इसमें छोटी छोटी कंट्रीज आपस में एक होकर के एक कलेक्टिव डिफेंस बनाती हैं कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर हमला होगा तो बाकी कंट्रीज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर अकेले रहेगी तो उसकी पावर, उसकी सॉवरेनिटी को खतरा रहता है। ठीक है, इसीलिए अलायंसेस बनाई जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। इस कारण से यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस हमें देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट, ईच स्टेट इज इक्वली स्ट्रांग। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेट इक्वली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल लूँ, तो अगर आप एक यूएसए में रहते हो, ठीक है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के लॉस को भी फॉलो करना पड़ेगा और सेंटर गवर्नमेंट्स के लॉस को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉ के वायलेट करते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट्स की कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप सेंटर गवर्नमेंट के लॉस को वायलेट कर रहे हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सेंटर और स्टेट आपस में इक्वल होते हैं और हर एक स्टेट आपस में भी इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। चलिए, तो इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो यूएसए हो गया, दूसरा हो गया बेटा स्विट्जरलैंड हो गया, और तीसरा क्या हो गया बेटा, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके एग्जाम्पल्स यूएसए है ना, स्विट्जरलैंड हो गया एंड बेसिकली आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। क्या होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? देखो बेटा सिंपल है, इट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ी कंट्री है वो अपने पावर्स को डिवाइड करती है किसके बीच में, एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में और यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करता है बेटा, फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ डाइवर्सिटी। क्यों करते हैं बेटा,
डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। जो भी अलग अलग गवर्नमेंट, याद रखो भाई, पावर शेयरिंग वाला एग्जांपल मत भूलना, ठीक है। श्रीलंका और बेल्जियम को हमेशा याद कर लेना अगर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो श्रीलंका ने क्या किया था, सारी की सारी पावर उठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के गोद में रख दी, है ना, और स्टेट्स को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो माइनॉरिटी मेजोरिटी में ही डिफरेंस हो रहा था, ठीक है। तो याद रखो इस चीज़ को कि यार रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, पावर्स को शेयर किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सम स्टेट माइट बी गिवन मोर पावर, और कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जा सकती है, ठीक है। तो स्टेट 1 इज नॉट इक्वल टू द स्टेट 2। ऐसा क्यों है, क्योंकि यार हर स्टेट का कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर इसलिए दी जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड स्टेट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, इस कारण से हम देख सकते हैं कि हर स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दी जाती है, ठीक है। नाउ कम टू नाउ सी हियर कि अल्टीमेटली पावर लाइज इन द हैंड ऑफ सेंटर। तो एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, ठीक है। सेंटर यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होता है स्टेट से, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी, एक यहाँ पर देश की इंटीग्रिटी बनी रहे। देखो, एक किसी ना किसी को लीड करना पड़ेगा, एक किसी ना किसी को बॉस तो बनना पड़ता है, ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज यहाँ पे बाकी जो स्टेट्स हैं वो आपस में कॉपरेट नहीं करेंगे। तो देखो, कंपनी में भी देख लो, एक सीईओ होता है, एक बॉस होता है, डायरेक्टर होता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर सबको बराबर कर देंगे तो कंपनी चल ही नहीं पाएगी। तो किसी ना किसी को तो डोमिनेट, किसी ना किसी को तो अथॉरिटी और पावर में रहना ही पड़ेगा, ताकि एक इंटीग्रिटी बनी रहे यार, एक अखंडता बनी रहे देश की, ठीक है। देश टूटे ना, डिवाइड ना हो, ठीक है। दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। चले, नाउ कम टू सी हियर, इसके एग्जांपल्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंडिया हो गया, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ पे दिल्ली सेंटर है, और बाकी आप स्टेट गवर्नमेंट देख सकते हो, हर स्टेट्स के पास पावर होती है, लेकिन ये पावर्स इक्वल नहीं होती हैं, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। स्टेट 1 इज नॉट इक्वल टू द स्टेट 2, ठीक है। नाउ कम हियर, स्पेन देख लो बेटा, एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना। स्पेन इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड बेल्जियम हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा, बेल्जियम हो गया। बेल्जियम का एग्जांपल हमने पढ़ा था कौन सी क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज पावर शेयरिंग में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इधर देखो बेटा, अब आगे बात करते हैं, इसके थोड़ा सा हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस ये कह रहा है बेटा कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या है बेटा, सेम रीजन है, इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेनिटी और रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी। तो इनकी सिक्योरिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाती है, या फिर सिक्योरिटी इनकी अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विजन विद द स्टेट्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बताया कि यहाँ पर स्टेट 1 यूजली इक्वल पावर विद द स्टेट्स। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट और स्टेट्स के पास यहाँ पर इक्वल पावर होती है। ये चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ अनइक्वल पावर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर किसी स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी स्टेट्स के पास यहाँ पर कम पावर होती है, ठीक है। तो स्टेट 1 इज नॉट इक्वल टू स्टेट 2, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल्स देख लो भाई, जैसे कि यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, है ना, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके एग्जांपल्स देख लो, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज सफिशिएंट डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसको अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो क्या क्वेश्चन है, देखो इस चीज को भाई, क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले पढ़ो इसको। सो क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। इनमें से कौन सी कंट्रीज कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन ए यूएसए हो गया, ऑप्शन बी इंडिया हो गया,
ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड ऑप्शन डी इज द स्पेन। भैया हमने अभी पढ़ा, जस्ट आपसे डिस्कस किया कि इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन HTF का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा एग्जाम्पल ऑप्शन सही होगा? तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ANC, USA and Australia. तो USA and Australia is the example of coming together federations, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि आंसर ANC इज द राइट आंसर। तो क्या कह रहा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में? अगली बार से एक्सप्लेनेशन आपको इस स्लाइड में नहीं रखेंगे। मैंने एक्चुअली क्या किया था, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में बनाए थे और एनिमेशंस लगाया था। अब एक्चुअली क्या हो गया कि PDF में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो वो एनिमेशन हट गया। अगली बार से इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा और साथ ही साथ में मैं इस एक्सप्लेनेशन को छिपा के रखूँगा, ठीक है। चलिए, तो आप करेक्ट आंसर ANC इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लो बेटा, USA एंड ऑस्ट्रेलिया आर कमिंग टुगेदर फेडरेशन वेयर एज इंडिपेंडेंट स्टेट यूनाइटेड voluntarily. India and Spain are the example of holding together federation where a large country divides power with the states, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको याद रखना है कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है और उसके फीचर्स हमने यहाँ पर देख लिया कि सेंटर स्ट्रॉन्गर होता है और यहाँ पर बाकी स्टेट आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसको समझिए कि व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है। इंडिया को फेडरल कंट्री कौन सी चीज बनाती है, ठीक है। व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को कौन कौन सी फीचर्स हमें देखने को मिलता है जो कि इंडिया को बताता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, और क्या वाकई में इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखो यार, ऐसा समझो इस चीज़ को कि इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि दर्शाता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, तो पहला फीचर क्या कह रहा है कि यार सबसे पहली चीज़ देखो, फेडरलिज्म में हमने क्या डिस्कस किया था कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ अ पावर। तो यहाँ पर वी हैव अ डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट और द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म का ये जो फीचर है, कौन सा, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, बताओ, है कि नहीं। तो सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। यस, बिल्कुल सही बात है कि हमें यहाँ पर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। बहुत सही। दूसरा पॉइंट आ जाओ, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। अब मुझे बताओ कि जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन का मैंने क्या बताया आपको, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पर जो जियोग्राफिकल एरिया और सब्जेक्ट मैटर्स, वो उसको हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन। तो क्या यहाँ पर सेंटर और स्टेट के जुरिस्डिक्शन अलग है या नहीं? बिल्कुल अलग है यार। तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है। क्या बेटा, इधर देखो, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर क्या है, डिवाइडेड है। यस, तो ये दूसरा फीचर हमें देखने को मिल गया। बहुत सही। तीसरा फीचर देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट फीचर, कम टू द नेक्स्ट फीचर। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि देयर इज ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे बोला कि यार जो पावर होती है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाइड होती है। हमने पढ़ा था कि नहीं फ्यूचर में। तो क्या इंडिया का रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बेटा, वी हैव अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फीचर्स देख लो। नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है बेटा कि यहां पर वी हैव अ जुडिशरी, वी हैव अ जुडिशरी एंड द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो।
तो वी विल ऑल्सो सी द रोल ऑफ जुडिशरी. तो वी हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ठीक है, वी हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. और क्या बेटा, वी हैव अ डिफरेंट यूटीज ऑल्सो. ठीक है, हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज भी हैं. ठीक है, तो हमने यूटीज भी बना के रखे हैं. ठीक है, और ये सारे फीचर्स हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है. अब एक मैं प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, क्या वाकई में इंडिया एक फेडरल कंट्री है? और क्या हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या हमने अपने संविधान में, क्या हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किसी भी तरह फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया है? क्या ये बात सत्य है कि हम वाकई में एक फेडरल कंट्री है? बेटा, लेट मी जस्ट टेल यू, यू आर मिस्टेकन. वी आर नॉट अ कंप्लीट फेडरल कंट्री. हमें कंप्लीट फेडरल कंट्री नहीं है. वी आर बेसिकली अ क्वासी फेडरल नेशन. हम क्या है बेटा? वी आर क्वासी. क्वासी मतलब पार्शियली. वी आर द मिक्सचर, वी आर द ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी जगह फेडरल फीचर्स तो देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलेंगी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो इंडिया इज बेसिकली अ क्वासी फेडरल कंट्री. क्या बेटा? इंडिया इज द क्वासी फेडरल कंट्री. अब ये क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है सर, बता दो थोड़ा सा. देखो, इंडिया इज मोर लाइक ऑफ अ फेडरल बट नॉट एग्जैक्टली. ठीक है, इट इज मोर लाइक फेडरल, है ना, कि है भी और नहीं भी है. मतलब ये क्या कह रहे हो? तो बेसिकली इट इज अ ब्लेंड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द फीचर्स. तो इंडिया हैज द ब्लेंड ऑफ both federal and unitary features. ठीक है, देखो, तो यहां पर मैंने आपको कहा कि इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स. तो यहां पर हमें दोनों ही फीचर्स देखने को मिलते हैं. क्या फेडरल भी है और साथ में यूनिटरी भी है. ड्यूरिंग द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ड्यूरिंग द एक जब पीसफुल सर्कमस्टांसेस है तो वहां पर हम एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाते हैं. बट ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन ऑफ द सिचुएशन, वी टर्न इनटू द फेडरल टू यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो हम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार इंडिया में हमें दोनों ही फीचर्स देखने को मिलते हैं. इस कारण से हम इंडिया को एक एग्जैक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं. ठीक है, ये चीज को याद रखना. एंड इवन दो, लेट मी जस्ट क्लियर यू, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड फेडरलिज्म हमने मेंशन ही नहीं किया है. वी डिडंट मेंशन इट. हमने फेडरल शब्द का कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल ही नहीं किया है, बल्कि हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट नॉट ऑफ फेडरेशन. उसके पीछे के 2 रीजंस हैं. कितने, क्या, कौन से रीजन है बेटा? 2 रीजंस हैं कि इंडिया एक यूनियन ऑफ नेशन है, ना कि फेडरेशन का. उसके पीछे का 2 रीजन. पहला रीजन क्या है? क्योंकि फेडरल में हमने डिस्कस किया, ध्यान से मेरी बात को समझो, ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, मैंने आपसे एक बार, मैं सीक्वेंस में आपको बता देता हूं. मैंने आपसे कहा कि इंडिया में हमें, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे फेडरल फीचर्स देखने को मिलते हैं. कौन कौन से? ये मैंने लिखे, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, बहुत सही. बट मैंने फिर आपसे कहा कि यार एग्जैक्टली हम फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि क्या बताते हैं कि हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी है. तो बेसिकली वी आर द ब्लेंड ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? क्वासी फेडरल कंट्री. तो इंडिया इज बेसिकली अ क्वासी फेडरल कंट्री. अब आपको मैंने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो वर्ड फेडरल है उसको भी हमने मेंशन नहीं किया है. वी डिडंट यूज द वर्ड फेडरल, बल्कि हमने अपने कंट्री को यूनियन बोला है. तो हमारे आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को हमने मेंशन किया है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ अ कंट्री बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. 2 रीजंस. पहला रीजन कौन सा है? तो बेसिकली वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट विद द स्टेट्स. देयर इज नो स्टेट ऑटोनॉमी. कल को मोदी जी अगर चाहे या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सन चाहे तो किसी भी स्टेट की
बाउंड्रीज को, किसी भी स्टेट के नाम को, किसी भी स्टेट को मर्ज कर दे किसी भी दूसरे स्टेट के साथ। देयर इज नो स्टेट इंटीग्रिटी, स्टेट की कोई खुद की ऑटोनॉमी नहीं है। स्टेट टूट सकता है लेकिन एक कंट्री डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है। तो पहली चीज क्या हमने ये बोला कि स्टेट की कोई खुद की ऑटोनॉमी नहीं है, इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहते हैं कि इंडिया इज द इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब कि इंडिया को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बल्कि स्टेट को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टेट की कोई खुद की ऑटोनॉमी नहीं है, कल को कोई भी स्टेट को तोड़ करके, उसका नाम बदल करके, उसका बाउंड्रीज को चेंज करके हम किसी भी स्टेट के साथ मर्ज कर सकते हैं और इसमें स्टेट कुछ भी नहीं बोल सकता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं है और प्लस यहां पर किसी भी स्टेट के पास अधिकार नहीं है कि वो इंडिया से बाहर चला जाए, इंडिया से बाहर अलग हो जाए। तो देयर इज नो राइट टू स्टेट, है ना, किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है टू ससीड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से वो अलग नहीं हो सकता, इंडिया से ससीड नहीं हो सकता है। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करो। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इंडिया इज नॉट अ फेडरल country exactly, but it is a quasi federal nation, it is a blend of both। और ये दोनों ही फीचर हमने पढ़े हैं कि ये these are the feature of federal, but इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, इट इज मोर लाइक फेडरल बट नॉट एग्जैक्टली द फेडरल कंट्री, इट हैज द ब्लेंड ऑफ बोथ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन कौन से फीचर्स है जिनको पढ़ करके हमें समझ में आता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो पहला कौन सा फीचर है बेटा? लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने देख ली, क्या देख ली कि यार देयर इज अ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और फिर बाद में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं, ठीक है। पहला फीचर एग्जैक्टली मैच करता है। दूसरा, सम स्टेट्स आर गिवन मोर पावर, एग्जैक्टली ये चीज याद रखना कि किसी स्टेट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो सम स्टेट इज मोर पावरफुल देन अदर स्टेट्स, ठीक है। दूसरा फीचर्स क्या है बेटा यहाँ पर? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित तरीके से, ताकि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ पावर है वो एग्जैक्टली डिफाइन की जाए, एग्जैक्टली गारंटीड की जाए, ठीक है। देन बेटा वी हैव यूनियन टेरिटरीज, तो यूटीज भी है हमारे पास, ठीक है। जुरिस्डिक्शन हमारा अलग अलग है एंड वी हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। Now it is referred to a system of a government where the distribution of the power between the center and the state are not equal. India is a federation within a unitary basis, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इंडिया इज अ फेडरेशन विद इन अ यूनिटरी बाइसिस, ठीक है। यहाँ पे यूनिटरी बाइसिस भी हमें देखने को मिलती है, एज इज रेफर्ड एज अ क्वासी फेडरल स्टेट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर मशीनरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिस्क्राइब इंडिया एज अ फेडरेशन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सही चीज बोली गई है कि बेसिकली यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट से आपस में इक्वल नहीं होते हैं, जो कि फेडरल फीचर्स में हमें देखने को मिलता है। और दूसरी चीज यहाँ पे है, इसमें ज्यादातर यूनिटरी बाइसेस हमें देखने को मिलता है, इस कारण से इंडिया को हम एक क्वासी फेडरल कंट्री कहते हैं। बेटा सीबीएसई में PYQs में ये क्वेश्चन आ चुका है ना, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस देखने को मिला है कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ क्वासी फेडरल कंट्री। तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यार देखो यार, सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको कि जब हमारा इंडिया डिवाइड हुआ था ना, ठीक है, जब हमारा इंडिया जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी, ठीक है। इट वॉज अ ब्लडी पार्टीशन, हाँ, काफ़ी लोगों की इवन 10 lakhs पीपल गॉट किल्ड ड्यूरिंग द माइग्रेशन बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए ड्यूरिंग दिस पार्टीशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, हालांकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। हालांकि हमारे कंट्री में वैसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स है, पहला देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तभी कर पाओगे जब इन स्लाइड्स पे अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं बेटा, है ना, इसको कि यार देखो डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यार जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस पे
जो जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शंस को हमने सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर डिवाइड किया था। सब्जेक्ट मैटर्स का मतलब क्या होता है यार, ये पहले क्लियरली बता दो कि कौन कौन लॉस किस पे बनाएगा, सेंटर किस पे लॉ बनाएगा, स्टेट किस पे लॉ बनाएगा, है ना, दोनों किस पे लॉ बना। भाई ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए ताकि आगे चल के कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो। कल को सेंटर बोले नहीं दिस इज माई सब्जेक्ट मैटर, हाउ डेयर यू टू मेक द लॉस ऑन दिस मैटर्स, तो कल को फिर स्टेट बोलेंगे नहीं हमारी पावर है। इससे अच्छा पहले से ही यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो पहला देख लो, बहुत ही अच्छे से आराम से समझो। तो देखो यार बेटा, मैं आपको कह रहा हूँ कि इन शेड्यूल नंबर 7, कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 7, देयर इज शेड्यूल ऑल्सो। शेड्यूल, कितने शेड्यूल है इंडिया में, इंडिया में टोटल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल बेसिकली यहाँ पर 12 शेड्यूल हैं, और उस 12 शेड्यूल में से शेड्यूल नंबर 7 में हमने यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर्स को डिवाइड कर रखा है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर पहली चीज़ देखो, यूनियन लिस्ट क्या होती है। ठीक है, देखो पहला सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के नाम से ही आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, वो सारे लिस्ट में इश्यूज में मैटर्स हैं जिस पर सेंटर गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, जिस पर सेंटर गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। और जो नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के मैटर है वो सारे मैटर्स कहाँ पर दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट में। अब नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का मतलब कि जो देश के हित के लिए, जो देश को एक करने के लिए जो ऐसे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे हमने नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स को हमने यूनियन में रखा है। अगर कल को इंडिया और किसी दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई हो जाए और हर स्टेट्स की अपनी खुद की आर्मी हो, तो और यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया है और इधर स्टेट से आर्मी अगर आएंगी, है ना, तो क्या होगा वॉर के नतीजे में, समझो कौन जीतेगा, इंडिया जीतने से पहले ही हार जाएगा, लड़ने से पहले ही हार जाएगा। भाई अगर सोचो थोड़ा सा कि अगर हर स्टेट की अपना खुद का एक डिफेंस होगा, खुद की एक आर्मी होगी, उस पर लॉ बनाने वाले स्टेट होंगे, तो अगर कल को किसी स्टेट ने मना कर दिया कि नहीं हम अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे, जाओ क्या कर लोगे, तो फिर स्टेट सेंटर क्या करेगा, हाँ फिर तो वैसे ही हार गए। अगर मान लो अभी एक आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा होगा कि हमने पोखरण का टेस्ट किया था, पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पोखरण क्या है, राजस्थान में, और हमने वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट किया। अगर मान लो वहां पर जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, कल को अगर मतलब स्टेट गवर्नमेंट बोल दे राजस्थान की कि हम अपने यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट आपको करने नहीं देंगे, जाओ तुम कहीं और जाओ, तो फिर क्या इंडिया सेंटर न्यूक्लियर टेस्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हमने डिफेंस जैसी मैटर को हमने अगर स्टेट गवर्नमेंट में दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि यार ऐसे कुछ मैटर्स है जो कि देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मुद्दों को हमने कहां पर रखा है, इन मुद्दों को हमने रखा है यूनियन लिस्ट में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझो। तो यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ऑल दीज सब्जेक्ट मैटर्स आर लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जहां पर हमें चाहिए, उन मैटर्स के ऊपर डिसीजन कौन लेता है, यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंटर गवर्नमेंट लेती है। हु कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, हु कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, तो बेसिकली यहां पर यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर यूनियन लिस्ट क्या होता है। अब आ जाओ आप स्टेट लिस्ट पे। ठीक है यार, स्टेट लिस्ट में इसमें आपको पता ही है स्टेट लिस्ट में लॉ कौन बनाएगा, ऑब्वियसली स्टेट ही बनाएगा, इसीलिए इसका स्टेट लिस्ट लिखा है नाम। तो यार स्टेट लिस्ट में बेसिकली होता क्या है कि यार ऐसे मैटर, ऐसे जो इश्यूज होते हैं जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ठीक है, डे टू डे बेसिस पे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पर नदी नाला या फिर खेती के लिए पानी, कौन सी क्रॉप्स में कितना एमएसपी, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो क्या अगर यहाँ भी सारी चीज़ अगर सेंटर को दे दोगे तो सेंटर क्या काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा यार, ऑब्वियसली इतना बर्डन नहीं सह पाएगा। तो ऐसे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, जो स्टेट के मैटर्स हैं, इनके ऊपर कौन लॉ बनाएगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। बेसिकली यहाँ पे समझो कि द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, है ना, जो लोकल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर लॉ कौन बनाता है, यहाँ पर लॉ बनाते हैं बेटा स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो जुरिस्डिक्शंस अलग अलग होते हैं, हर स्टेट्स के जुरिस्डिक्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हु कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है,
तो यहाँ पर इन मुद्दों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में जो लोकल और द स्टेट और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के इंपॉर्टेंट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमने स्टेट लिस्ट में डाल रखा है। तो कौन कौन से भैया, पुलिस हो गया। पुलिस एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टेट्स की अलग अलग होती है ना। स्टेट पुलिस है ना, महाराष्ट्र की अलग, MP पुलिस हो गया है ना, तो UP पुलिस होगी। तो हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है और पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम होता है। तो कुल मिलाकर के हर स्टेट का जो पुलिस से रिलेटेड जो लॉज होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर देख लो, इरिगेशन देख लो, ट्रेड एंड कॉमर्स देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना यहाँ पर ट्रेड कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, है ना, इस चीज़ को याद रखना। ट्रेड किसके अंदर में आ गया बेटा, स्टेट लिस्ट के अंडर में हमें देखने को मिलता है। चलो कम टू द नेक्स्ट इज कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं देश से रिलेटेड जिस पर दोनों की रजामंदी और दोनों ही यहाँ पर लॉस बना सकते हैं। एक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन मान लीजिए मैं अगर सेंटर ने कोई लॉ बनाया कि एजुकेशन की ये पॉलिसी होगी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, तो दैट वाज अ मॉडल कि आपको इस तरीके का मॉडल बनाना है, इस तरीके से आपको एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना है। अब उस मॉडल में कुछ हेर फेर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कुछ मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली जो जो अगर किसी ने सेंटर ने अगर लॉ बना दिया एग्जैक्टली तो हम कॉपी नहीं कर सकते ना हर स्टेट के लिए, क्योंकि हर स्टेट आपस में अनइक्वल है या फिर हर स्टेट्स की कंडीशंस डिफरेंट है। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता कि हर जगह आप एक ही अप्रोच से आप काम करोगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके, तो बेसिकली आई वाज टेलिंग यू कि हर स्टेट्स की कंडीशन सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हर स्टेट इक्वल नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पर उनकी कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफिकेशंस का होना जरूरी है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई बेटा यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर दोनों ही लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स जो भी हैं, ठीक है, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स, ठीक है, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स जो भी हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रेड आएगा स्टेट लिस्ट में और ट्रेड यूनियन आएगा बेटा, ट्रेड यूनियन आएगा बेटा कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। मैरिज हो गई, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ठीक है। तो इन मुद्दों के ऊपर लॉ कौन बनाएगा, दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। बहुत बढ़िया। व्हाट हैपन इफ देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। अब मान लो किसी एक मैटर पे, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लेकर के सेंटर ने भी लॉ बना दिया उस पे और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया उस पे, दोनों अगर लॉ बना देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा भाई। लोग यही सोचेंगे कौन सा लॉ फॉलो करें, सेंटर का फॉलो करें कि स्टेट का फॉलो करें, किसका लॉ फॉलो करें। बेसिकली इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर किसी मैटर के ऊपर दोनों ही लॉ बना देते हैं तो ऑब्वियसली यार इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, यहां पर सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा, यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा इन दिस सिचुएशन। तो सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, तो हुज लॉ विल प्रिवेल, ऑब्वियसली यूनियन का लॉ यहां पर प्रिवेल किया जाएगा। हाँ आगे ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो हु कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, तो बोथ यहाँ पे सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही मिलकर के लॉ बना सकते हैं। यहाँ पर स्टेट बना सकते हैं और यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंटर गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हो आप ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, लगभग इसमें 92 के आसपास हैं, ठीक है। ये आप मैंने यहाँ पे लिख रखा है 92 के आसपास है, यहाँ 52 या 58 के आसपास इधर है, ठीक है, कंकरेंट में। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको नहीं जानना, आपको नहीं इतना पढ़ना है डिटेल में, बस आपको 2-4-6 एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, और एटॉमिक एनर्जी हो गई, फॉरेन अफेयर, ठीक है, बैंकिंग हो गया,
है ना, फॉरेन ट्रेड हो गया, करेंसी हो गया, ठीक है। तो ये मैटर्स को याद रखिएगा आप, ठीक है। स्टेट में एग्रीकल्चर याद रखना, पुलिस याद रखना, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स याद रखना, ठीक है। और कंकरेंट में एजुकेशन हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, एडॉप्शन एंड सक्सेशन हो गया। तो ये सारे मैटर्स को आपको याद रखना है। अब बेटा एक और लिस्ट होती है, दैट इज अ रेसिडुअरी लिस्ट। अब ये रेसिडुअरी लिस्ट क्या होती है, देखो। तो यार हमारे दिस रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कितने शानदार थे, कितने मतलब विजनरी थे कि उनको पता था कि यार आने वाले टाइम में कुछ ऐसे मैटर्स भी होंगे जो हम अभी एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जो इसको हमें, जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता। तो हो सकता है ऐसे आने वाले टाइम में कोई ऐसा मैटर हो, कोई ऐसा मुद्दा हो, तो फिर इस पर लॉ कौन बनाएगा, हु विल मेक लॉज ऑन दिस। तो ये मैटर आ सकता है, ये मुद्दे आ सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे देख लो, आप क्या करते हो, गैम्बलिंग करते हो, ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कोडिंग हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई। तो ऐसे नए नए इश्यूज आ रहे हैं, नए नए मुद्दे आ रहे हैं। तो इन मुद्दों के ऊपर लॉ कौन बनाएगा, हु विल मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स। तो आप सोचो जरा यार, तो ये मतलब कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इशू आएगा, तो उन मैटर्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा। तो ऐसे मैटर, ऐसे सब्जेक्ट मैटर जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो सारे मैटर किस लिस्ट में आएंगे, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आएंगे, ठीक है। वो कहाँ पर आएंगे बेटा, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आएंगे। तो मैटर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट are known as a residuary subjects, and the right to make the laws on these subjects is called as a residuary power, ठीक है। who which government have the residuary power, तो कौन सी गवर्नमेंट के पास पावर है कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में लॉज बना सकती है। सिंपल सी बात है, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, तो दैट इज व्हाई द सेंटर गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन राइट्स टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो किसके पास पावर है बेटा, सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर है टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर ऑफ रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब आपको समझ में आना चाहिए कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में ऐसे कौन से मुद्दे आएंगे, जो भी इमर्जिंग इश्यूज होंगे, कोई भी इमर्जिंग इश्यूज, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, डिजिटल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, गैम्बलिंग से रिलेटेड हो गया। तो ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ें होंगी, इन मुद्दे के ऊपर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आएंगे। और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लॉस कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट विल मेक द लॉस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर द डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। देखो इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए इस चीज़ को। द क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट विथ एग्जाम्पल ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, दिस इज मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से एग्जाम्पल्स किस लिस्ट में आएंगे, तो याद करो, पुलिस और एग्रीकल्चर मैंने बताया आपको। तो पुलिस और एग्रीकल्चर बेटा किस में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर आएंगे, मैंने आपको बताया डिफेंस एंड करेंसी, है ना। डिफेंस के मुद्दे हो गए, करेंसी के मुद्दे हो गए, है ना, पैसा रोकड़ा। अगर हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी होगी तो कैसे काम चलेगा, सिंपल सी बात है। तो डिफरेंस करेंसी हो गई। देन कंकरेंट लिस्ट हो गया, जैसे मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सारे मुद्दों के ऊपर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। देन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कौन से हो गए बेटा, दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि यार बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ याद रखना आप, कि हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होती है। सम स्टेट हैव गिवन मोर पावर एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो इंडिया में सारी स्टेट्स बराबर नहीं होते हैं, किसी स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी स्टेट्स के पास कम पावर होती है। तो इस चीज़ को याद रखना, ऑल स्टेट इन द इंडिया यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। सारे स्टेट्स के पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं होती हैं। इसका क्या मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ इक्वल नहीं होती, इक्वल नहीं होती। सर एग्जाम्पल्स तो दो, कैसे इक्वल नहीं होती। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लो भैया, हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर, जिसका हमने यहाँ पर जो राइट्स था उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। सोल यहाँ पे अलग से हमने उसको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे। जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को, 2019 में हमने उसको ख़त्म कर दिया। अब
उसके पहले क्या कंडीशन थी? उसके पहले कंडीशन ऐसे थी बेटा कि जो जम्मू एंड कश्मीर एक रीजन है, यहाँ पर बेसिकली क्या था कि यार इसका खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, इसकी खुद की अपनी एक बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, इसका खुद का फ्लैग हुआ करता था। तो ये इंडिया का एक हिस्सा तो था, लेकिन ये खुद का अपना यहाँ पे गवर्नमेंट चलाया करते थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल पावर्स। ये पावर्स कहाँ पर मेंशन थी? आर्टिकल नंबर 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको वहाँ पे रहना है तो आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, वो जो भी ज़मीन होगी वो सिर्फ वहीं के लोकल्स खरीद सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर रिसाइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस हमने जम्मू एंड कश्मीर को दे करके रखे थे। बट आफ्टर 2019 वो सारे स्पेशल प्रिविलेजेस को हमने ख़त्म कर दिया है। नाउ वी हैव मेड द जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या कर रखा है बेटा, किसी स्टेट्स को हमने स्पेशल स्टेटस दे रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो यार नॉर्थ ईस्ट बेसिकली इट इज़ अ ट्राइबल बेल्ट। कैसा बेल्ट है बेटा? इट इज़ अ ट्राइबल बेल्ट। और ट्राइबल बेल्ट में मोस्टली यहाँ पर जो ट्राइब्स हमें देखने को मिलती है, और इन ट्राइब्स का खुद का अपना क्या होता है, एक इंडिजिनस कल्चर होता है, उनका खुद का एक कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है। तो अगर हमने उनको मर्ज कर दिया तो क्या होगा, उनका ट्रेडिशन, इतने साल का कल्चर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और किसी का कल्चर डिस्ट्रॉय करना यार ये हमारे देश के शान के खिलाफ है कि हम किसी भी कम्युनिटी को हम मेन स्ट्रीम से डायरेक्टली मर्ज कर दें। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने उनको आइसोलेट रखा, और आइसोलेट रखकर उनको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी ताकि वो खुद से अपना काम कर सके, अपने एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, और अपने लिए खुद से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके, ताकि इनकी पावर्स को, इनके कल्चर को कोई भी ख़त्म ना कर सके, इनके ट्रेडिशंस को कोई ख़त्म ना कर सके, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे सच एज आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम enjoy the special power under the certain provision of the Constitution of India, Article number 371, due to their peculiar social and historical circumstances। यहाँ पे मैंने बोला due to the peculiar and historical circumstances, ठीक है। तो इनकी अलग circumstances है, अलग इनके traditions है, अलग इनका culture है, इस कारण से हमने इनको स्पेशल स्टेटस दे करके रखा। अब जैसे क्या स्पेशल स्टेटस दिया, इसके एग्जांपल्स देख लो आप बेटा, कि द स्पेशल पावर आर स्पेशली एंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो आप वहां पर जा करके अगर जाओगे, तो अगर आप बोलो कि यार हमें ये ज़मीन खरीदनी है, अगर मान लो ऐसा होगा, यार वहाँ पे इतना मिनरल्स है, वहाँ पे इतने सारे फॉरेस्टेड है, सब कुछ है, अगर हमने यहाँ पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं की तो क्या होगा, कोई भी इंडस्ट्री जा करके क्या कर देगा, सारे जंगल को काट देगा, उनके रहने की जगह को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस ना हो, इस कारण से हमने उनको स्पेशल लैंड राइट्स दे रखे हैं कि लैंड से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो आप खुद सॉल्व करना, आपको जिसको देना है, जिसको नहीं देना, तो इनका हमने स्पेशल राइट्स दे करके रखी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, तो हम इनको गवर्नमेंट सर्विसेज में स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, जैसे एसटी हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन हो गया, इसीलिए देते हैं ताकि बेटा इनके कल्चर को, इनको ऐसा एलिनेटेड सा फील ना हो, ठीक है। चलिए, अब इंडिया हुआ नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउसेस हियर। तो जो भी लोग यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट नहीं है तो वो लोग यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। दे डोंट हैव राइट टू प्रॉपर्टी इन दीज एरियाज, ठीक है। यू हैव टू टेक द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब हम बात करते हैं कि यार इंडिया एंड द यूटीज, तो हमारे यहाँ पे इस यूटीज भी है, यूनियन टेरेटरीज। तो यूनियन टेरेटरीज के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि यार ये बहुत ज़्यादा छोटे, है ना, स्टेट होते हैं, रीजन होते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा छोटे रीजन होते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, तो ना तो इतने बड़े होते हैं कि हम स्टेट बना सके, ना तो इतने छोटे होते हैं कि हम इनको एक छोटा सा एक वो बना सके, टाउन वगैरह, है ना, इनको इंडिपेंडेंट रख सके। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होता है बेटा कि इन यूटीज पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है
कि दे आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने इनका स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस होता है कि हम इसको किसी और स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस कारण से हमने क्या किया बेटा, हमने इसको डायरेक्टली किसके दिया है बेटा, सेंटर गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट हैव द पावर, हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो अंडर द आर्टिकल नंबर 239, 240, 240A। ठीक है, तो ये इन आर्टिकल्स के अंदर इन्हीं स्टेट्स को गवर्न करने की प्रोसीजर एंड पावर्स दे दी गई है, किसको, सेंटर गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर द पीस, है ना, फॉर दिस यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, एंड द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूटीज। सो दीज आर द स्टेट्स जो कि डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते हैं, किसके द्वारा, किसके द्वारा, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या क्या बातें कर ली। अब देखो एक चीज़ और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि यार अमेंडिंग पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का क्या तरीका है। ठीक है, देखो समझो इस चीज़ को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको। देखो अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा, सिंपल सा समझो कि अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज और द मॉडिफिकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है बेटा, चेंज और मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब किस तरीके का चेंज, मान लीजिए कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है जिसको आप, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल सही नहीं है आज के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, तो आप इन आर्टिकल्स के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आप उसको यहाँ पर मॉडिफाई या फिर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अल्टर कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, अल्टर, अल्टर मतलब उसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप संविधान को बदल सकते हो। तो संविधान को बदला जा सकता है, इसकी जो पावर है, इसकी जो राइट्स हैं, वो कहाँ लिखी गई हैं, ये लिखी गई है बेटा आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी आर्टिकल नंबर 378 नॉट 368, माय मिस्टेक, आर्टिकल नंबर 378 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी गई हैं। आर्टिकल नंबर 378 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखा है। अब देखो अमेंडिंग पावर्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसलिए मैं देखो यार डिटेल में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है बताने की, बट मैं ऐसा डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूं कि यार कहीं से भी अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको तैयार रहना है, योर प्रिपरेशन शुड बी डन, है ना, ऐसा नहीं हो कि आपको थोड़ा पता है थोड़ा नहीं पता है। ठीक है, तो एक अच्छे से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज और मॉडिफिकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिलीशन, अल्ट्रेशन, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, आर्टिकल नंबर 378 में इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब क्या प्रोसीजर है, क्या पावर्स है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का जो तरीका है ना, वो बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो। अब 3 तरीके से मतलब यहाँ पर जो अमेंडमेंट पावर है वो दोनों स्टेट और सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे लॉज है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो कि हम अलग अलग मेजोरिटी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग मेजोरिटी से हम उसको रूल उसको पास कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि देयर इज ए सिंपल मेजोरिटी। क्या होता है बेटा, सिंपल मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी बिल पार्लियामेंट में जाएगा, जब भी कोई भी बिल पार्लियामेंट में जाएगा तो कुछ ऐसे बिल होते हैं, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं, मतलब बिल मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे जो बिल होते हैं इनको हम सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, देखो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मान लीजिए 545 सीट्स हैं, 545 सीट्स हैं, किसमें,
हमारे लोकसभा की सीट्स में। अब इस 545 सीट्स में अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए इसमें से कुल मिलाकर के 400 लोग प्रेजेंट है। कितने लोग प्रेजेंट है बेटा? 400 लोग प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए 450 लोग प्रेजेंट है, 450 पीपल्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है, 450 आर प्रेजेंट। और इस 450 में से मान लीजिए 400 लोग क्या कर रहे हैं? 400 लोग बोला कि हम वोट देंगे और 50 लोगों ने बोला हम वोट नहीं देंगे। तो अब मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की जा रही है और ये बिल को पेश किया गया लोकसभा में, तो कितने लोगों की हमें मेजोरिटी चाहिए इस बिल को पास करने के लिए? तो कितने लोगों की मेजोरिटी चाहिए, इस चीज को समझो। तो बेसिकली यहाँ पे चाहिए बेटा 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग हमें चाहिए। 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने चाहिए बेटा? 50% प्लस 1 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। तो 50% प्लस 1 मतलब कि बेसिकली यहाँ पर कितने लोग प्रेजेंट हैं? 450 लोग प्रेजेंट हैं और उसमें से कितने लोग वोट कर रहे हैं? 400 लोग वोट कर रहे हैं। तो 400 का हमें यहाँ पे 50% कितना होगा? बेसिकली यहाँ पर 400 का 200 होगा, 200 50% होगा, आधा हो जाएगा। और 50% में प्लस 1 मतलब कि 201 लोगों ने अगर यहाँ पर अपनी मंजूरी दे दी, अपना यहाँ पे यस कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा एज पर द सिंपल मेजोरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल मेजोरिटी। कुछ एक होती है बेटा स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, समझो इस चीज़ को। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि यार देखो थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो जाता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना आसान भी है और बहुत कठिन भी है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि आप आसानी से मतलब 545 में अगर 200 लोगों ने यहाँ पर अपनी मंजूरी दे दी, रजामंदी दे दी, तो हम संविधान को बदल सकते हैं। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं स्पेशल मेजोरिटी की, तो इसमें थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट। तो यहाँ पे कितनी मेजोरिटी चाहिए बेटा? यहाँ पे चाहिए 2/3 मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 2/3 मेंबर्स चाहिए। कितने चाहिए? 2/3 चाहिए। 2/3 कितना होगा बताओ? अगर 545 का 2/3 निकाल लो और उसमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग निकाल लो, तो आपको यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी हमें देखने को मिल जाएगी। तो 2/3 कितना आ जाएगा? कर लो, 2/3 इंटू 3 इंटू डिवाइडेड बाई 545 कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज आई थिंक इसको आप काटोगे तो 363। कितना आ जाएगा? 363। मतलब 363 लोग, मतलब 545 में 363 मेंबर्स का हमें यहाँ पर कंसेंट चाहिए होगा। यहाँ पर हमें उनकी इनकी मंजूरी चाहिए होगी, रजामंदी चाहिए होगी, तब जाकर के इस बिल को हम क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी इज, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड वन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया तो स्टेट्स के राइट को, स्टेट्स के मैटर्स को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई मुद्दा, ऐसा कोई आर्टिकल जो स्टेट्स की पावर को छीन रहा है या फिर स्टेट्स को पावर दे रहा है, तो इन मुद्दों के ऊपर क्या चाहिए होगा? कौन सी मेजोरिटी चाहिए? यहां पर चाहिए बेटा स्पेशल मेजोरिटी। यहां पे चाहिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट रैटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। तो यहां पे क्या चाहिए बेटा? रैटिफिकेशन चाहिए, रैटिफिकेशन ऑफ 50% या फिर हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। तो यहाँ पे हाफ लिख लो या फिर 50%। तो रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ टोटल स्टेट, ठीक है। जो भी टोटल स्टेट कितने बेटा? 28 है। 28 का हाफ 14, तो लगभग यहाँ पर 14 स्टेट्स का हमें क्या चाहिए होगा? कंसेंट चाहिए होगा, तब जाकर के आप संविधान को बदल सकते हो।
अब वो कंसेंट के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, इसके कंसेंट के लिए बेटा सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी में भी आप इसको यहां से पास कर सकते हो। आई होप द अमेंडमेंट इज क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना इतना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ केक, ठीक है, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी बेसिकली, कि आप उसको जब चाहे उसको बदल दो, ठीक है। तो मनमानी तरीके से आप संविधान को नहीं बदल सकते हो। संविधान को बदलने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए देखो, तो सी हियर, तो मैंने आपसे यहां पे कहा कि देखो भाई, तो शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे सारी की सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन की बदल करके अपने पास रख ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ही यही कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि पावर्स को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, बांटना है। तो यहां पर द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो देयर आर टू स्टेप्स टू मेक चेंजेस। दो तरीके से आप संविधान को बदल सकते हो। यहां पे एनी चेंज टू इट मस्ट बी फर्स्ट पास बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों ही हाउसेस से आपको पास करना पड़ेगा, दैट इज लोकसभा प्लस यहां पर राज्यसभा से आपको पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लोकसभा एंड राज्यसभा से आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा से आपको पास करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो टोटल स्टेट्स का आधा, उसका हमें क्या चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए होगा, उसकी हमें कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। जब तक वो हमें कंसेंट नहीं देंगे तब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो रोल ऑफ जुडिशरी की बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशरी साहब क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का काम करते हैं और ये चेक करके रखते हैं, नजर गड़ा करके रखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो लेजिस्लेटिव्स हैं, वो सही तरीके से पावर को बना रहे हैं कि नहीं, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन पावर्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने का काम होता है जुडिशरी का, ठीक है। इट ऑल्सो इंटरप्रिटेट दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसका इंटरप्रिटेट करने का जो पावर है वो किसको दिया गया है, जुडिशरी को दिया गया है। तो यहाँ पे ओवरसी करता है, देखता रहता है, निगरानी रखता है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द प्रोसीजर्स, ठीक है। सो डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ द पावर सेटल्ड बाय द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। और जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी यहाँ पर इश्यूज होते हैं, इसको क्या किया जाता है, इसको यहां पर क्या किया जाता है, कोर्ट के द्वारा निगरानी रखी जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक बचा है बेटा, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, उसके क्या बेसिकली मायने हैं और क्या चैलेंजेस हमने फेस किए थे, उसकी कहानी बेटा अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके आगे हम समझने की कोशिश करेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में। और इत्मीनान से जो भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, एक बार घर जा कर के एनसीईआरटी निकालना और उसको पढ़ना, और एनसीईआरटी पढ़ करके जो भी एमसीक्यूज हैं आपके बुक में, क्वेश्चन बैंक में, आप उसको सॉल्व करना। आई गारंटी यू कि आपने जो भी यहाँ पे क्लास में पढ़ा है आसानी से वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। सो टिल देन बेटा ध्यान रखिए आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करिए, और हो सकता है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। एंड टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।